इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम की इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम सेक्शन 1 से लेकर 29 तक के कानूनी सफ़र को समझेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अगर कानून के इन पन्नों को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझना है तो हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस सफ़र में हमें कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जिंदगी को 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत होगी कॉन्ट्रैक्ट कानून की मूल बातों से, फिर प्रस्ताव से लेकर समझौते तक का सफ़र, वैध अनुबंध के जरूरी तत्व, स्वतंत्र सहमति के नियम, और आखिर में जानेंगे शून्य यानी अमान्य समझौतों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुबंध कानून की मूल बातों की। किसी भी मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है ना? बस यही काम इस कानून के शुरुआती सेक्शंस करते हैं। सेक्शन 1 इस पूरे कानून की नींव रखता है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इस कानून का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये पूरे भारत में लागू होता है और इसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक दिन यानी 1 सितंबर 1872 को हुई थी। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह भारत में व्यापारिक और वाणिज्यिक कानून की एक बहुत बड़ी और अहम शुरुआत है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण परिभाषाओं का खजाना है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति कुछ करने या ना करने की अपनी इच्छा जताता है तो उसे प्रस्ताव या प्रपोजल कहते हैं। और मजे की बात देखिए, जैसे ही दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, वही प्रस्ताव एक वादा यानी प्रॉमिस बन जाता है, बिल्कुल किसी आम बातचीत की तरह। इसी प्रक्रिया का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है प्रतिफल, जिसे कानूनी भाषा में कंसिडरेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो फायदा या मूल्य है जो किसी वादे के बदले में मिलता है। बिना किसी लेन देन या फायदे के किए गए वादे, जैसे मुफ्त में कोई काम करने का वादा, कानून की नज़र में काफ़ी कमज़ोर माने जाते हैं। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब एक प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो वो समझौता यानी अग्रीमेंट कहलाता है, लेकिन वो एक पक्का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब उसे कानून द्वारा लागू करवाया जा सके, यानी उसमें एनफोर्सेबिलिटी हो। यही वो खास अंतर है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। चलिए अब हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, प्रस्ताव से समझौते तक का सफ़र। अब हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की बातचीत और शुरुआती शब्द एक पक्के कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त समझौते में बदल जाते हैं। सेक्शन 3 से 9 तक इसी सफ़र का एक सटीक फॉर्मूला बताया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बातचीत या कम्युनिकेशन साफ और समय पर होना चाहिए। हालांकि इसमें एक छूट भी है। अगर मन बदल जाए तो अग्रीमेंट के पक्का होने से पहले प्रस्ताव या स्वीकृति को वापस भी लिया जा सकता है। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी बाइक बेचने का प्रस्ताव दिया और दूसरे ने तुरंत हाँ कह दी। बस यही प्रस्ताव और स्वीकृति का मिलन हुआ और एक कानूनी अनुबंध तैयार हो गया। है ना कितना सीधा और सरल? अब हम पहुंचते हैं तीसरे और सबसे मुख्य हिस्से पर, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व। सेक्शन 10 को किसी भी एग्रीमेंट के लिए एक सख्त हेल्थ चेकअप की तरह माना जा सकता है। सेक्शन 10 एकदम साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी समझौता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता जब तक वो 5 जरूरी शर्तें पूरी न करे। ये शर्तें हैं स्वतंत्र सहमति, सक्षम पक्ष, वैध प्रतिफल, वैध उद्देश्य, और ये कि उसे पहले से ही अमान्य घोषित न किया गया हो। अगर इनमें से एक भी गायब है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ये सक्षम पक्ष कौन होते हैं? सेक्शन 11 और 12 इसका सटीक जवाब देते हैं। जो भी व्यक्ति बालिग है और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सही गलत समझने की दिमागी हालत में है, वह सक्षम है। यहाँ एक बहुत ही कड़ा नियम है। नाबालिगों द्वारा किए गए समझौते पूरी तरह से शून्य माने जाते हैं। उनकी कानून में कोई अहमियत नहीं होती। हमारा चौथा चरण है स्वतंत्र सहमति का नियम। एक सही कॉन्ट्रैक्ट की सबसे बड़ी पहचान यही है कि दोनों पक्ष एक ही बात पर एक ही अर्थ में राजी हों। कानून की भाषा में इसे स्वतंत्र सहमति या फ्री कंसेंट कहते हैं। सेक्शन 14 में उन 5 बीमारियों का जिक्र है जो इस स्वतंत्र सहमति को खराब कर सकती हैं। ये हैं दबाव, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती। अगर इनमें से कोई भी तत्व शामिल है तो सहमति स्वतंत्र नहीं है, और ऐसे में पीड़ित पक्ष के पास अधिकार होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे।
इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई जान से मारने की धमकी देकर कागजों पर दस्तखत करवा ले तो ये दबाव है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिकार की स्थिति में हो, जैसे एक शिक्षक, अगर वो अपने छात्र पर कोई अनुचित दबाव डाले तो ये भी सहमति को दूषित कर देता है। ये बातें सेक्शन 15 और 16 में बहुत ही बारीकी से समझाई गई हैं। वहीं सेक्शन 17 और 18 दो बहुत ही मिलते जुलते शब्दों के बीच एक गहरी लकीर खींचते हैं, धोखाधड़ी और गलत बयानी। अगर कोई जानबूझकर धोखा देने के इरादे से गलत जानकारी देता है तो वो पक्का फ्रॉड है। लेकिन अगर गलत जानकारी अनजाने में दी गई हो और धोखा देने की कोई नियत न हो तो उसे मिसरिप्रेजेंटेशन यानी गलत बयानी माना जाता है। गलतियों के मामले में कानून का रुख बिल्कुल साफ है। भारतीय कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर दोनों पक्ष किसी अहम तथ्य को लेकर गलतफहमी में हैं, तो सेक्शन 20 के तहत वो अग्रीमेंट पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। वहीं अगर गलती सिर्फ एक पक्ष की हो तो अग्रीमेंट आमतौर पर अमान्य नहीं होता। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और वो है शून्य और अवैध समझौते। इसे हम एग्रीमेंट्स का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो समझौते हैं जो बनते ही खत्म हो जाते हैं। सेक्शन 23 और 24 बिल्कुल साफ करते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य और उसका प्रतिफल पूरी तरह से कानूनी होना चाहिए। अगर कोई समझौता किसी गलत काम के लिए है, जैसे किसी डकैती के लिए पैसे देना, तो वो उसी पल पूरी तरह से शून्य या वॉइड हो जाता है। पहले हमने प्रतिफल यानी कंसिडरेशन की बात की थी, याद है? सेक्शन 25 कहता है कि बिना प्रतिफल के किए गए समझौते आमतौर पर शून्य होते हैं। लेकिन कानून में थोड़ी नरमी भी है। ये प्राकृतिक प्रेम और स्नेह या किसी की पुरानी मदद के बदले किए गए वादे जैसे कुछ खास मामलों में छूट भी देता है। सेक्शन 26 से 28 तक कुछ और भी दिलचस्प नियम है। कानून ऐसे किसी भी समझौते को रद्दी के टोकरे में डाल देता है जो किसी इंसान के बुनियादी अधिकारों में दखल देता हो, जैसे कि किसी को शादी करने से रोकने का समझौता या किसी को सही तरीके से व्यापार करने से रोकने का एग्रीमेंट। ये सब पूरी तरह अमान्य है। और आखिर में आता है सेक्शन 29, जो अस्पष्ट और अनिश्चित समझौतों को अमान्य करता है। अगर कोई कहे कि वह उचित मूल्य पर अपनी कार बेचेगा, तो ये उचित मूल्य आखिर है क्या? कानून में ऐसी अस्पष्ट बातों के लिए कोई जगह नहीं है। स्पष्टता की कमी पूरे समझौते को वहीं ढेर कर देती है। तो इस पूरी चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कानून की दुनिया में हर एक शब्द का बहुत बड़ा वजन होता है। अगली बार जब भी कोई एग्रीमेंट सामने आए तो खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या ये कानूनी रूप से एक पक्का अनुबंध है या सिर्फ एक खोखला शून्य वादा? कानून की इस दिलचस्प दुनिया को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।